हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उनको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने 2011 के जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है उसमें हमने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे 2012 के पेपर 1 के बारे में, जिसमें हम अभी पहले सीडीपी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पूछना है कि भाई अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखें, द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर प्रॉपरली, कि एक बच्चा इसलिए फेल हुआ है शायद उसने जो आंसर है वो अच्छे से याद नहीं किया, अगर याद किए होते तो पास हो जाता है ना। नेक्स्ट है, द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन, कि बच्चे ने प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था पढ़ने के लिए, अब बच्चे ने प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया तो वो फेल हो गया। थर्ड ऑप्शन का कहने का मतलब है द सिस्टम हैज़ फेल्ड, कि अगर एक बच्चा फेल हुआ है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम फेल हुआ है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, कि अगर एक बच्चा फेल हुआ तो इसका मतलब वो पढ़ने के योग्य नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द सिस्टम हैज़ फेल्ड, कि अगर एक बच्चा फेल हुआ है इसका मतलब हमारी व्यवस्था फेल हुई, हमारा सिस्टम फेल हुआ है। ओके, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिया है सीडीपी के इस चैप्टर से जो अभी मैंने रिसेंटली कराया है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, और इस चैप्टर का एक और नाम है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। तो ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, कि अगर आप टीचिंग टू लर्निंग शिफ्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अब ऑप्शन देखो, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, कि एक चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को आप अडॉप्ट करोगे तभी आप टीचिंग टू लर्निंग शिफ्ट कर सकते हो। एनकरेजिंग रोट लर्निंग, मतलब आप रट्टाफिकेशन कराओ, बच्चों से रटने की आदत डलवाओ, या फिर आप फ्रंटल टीचिंग को जो है अडॉप्ट करो, या फिर एग्जाम के रिजल्ट पर फोकस करो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अब ये आंसर क्यों है? आंसर ये इसलिए बना क्योंकि देखो हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों को ही सेंटर में रख के उन्हीं की जो बच्चे जो हैं उनको समझ कर ही हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। एंड चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को हम अगर अडॉप्ट करेंगे तो हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को सेंटर में रख रहे हैं। तो only by adopting this method, child centered pedagogy, only by adopting this method we can emphasize teaching to learning. Okay, next है the most effective method to teach the concept of germination of seeds, कि ये जो concept है germination of seeds, okay, ये concept अगर आपने बच्चों को समझाना है तो कैसे समझाओगे। ऑप्शन देखो, टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, कि आप बच्चों को बोलोगे कि वो बीज बोएं एंड फिर जो है बीज का जर्मिनेशन देखें, उसकी सारी स्टेजेस को ऑब्जर्व करें। या फिर आप ब्लैक बोर्ड पर एक पिक्चर ड्रॉ कर दोगे और उनको डिस्क्राइब कर दोगे, या फिर आप बच्चों को सीड ग्रोथ की पिक्चर्स दिखा दोगे, या फिर आप डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन दे दोगे। तो यहाँ पर आप क्या किस मेथड को अपनाओगे, क्या चीज़ यूज करोगे। सो बेसिकली यू विल आस्क एंड यू विल टेल द स्टूडेंट टू प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। तो यहाँ पर बच्चे जो सीखेंगे वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे। ठीक है, कि बच्चे खुद ऑब्जर्व करके खुद करके सीखेंगे। ओके, तो जब बच्चे सीड को प्लांट करेंगे उसके बाद उसको जब वो ऑब्जर्व करेंगे तो उनको अपने आप जर्मिनेशन ऑफ सीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है? आंसर बहुत ही इजी है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, या फिर जो स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स हैं उनको एनकरेज करना, या फिर इट इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, और इट इंक्लूड्स टीचर फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड मतलब जो साइड लाइन एरिया होता है वहाँ से टीचर्स को इंक्लूड करना। सो बेसिकली इसका आंसर जो है वो क्या है? सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कि सभी बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं, एक समान है, चाहे उनका कोई बैकग्राउंड हो या कोई जेंडर हो, ठीक है, या फिर कोई रिलीजन हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा इनमें से? शॉर्ट
आंसर क्वेश्चन ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है तो आप उसमें छोटा सा पैराग्राफ लिखते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप कितना भी लंबा आंसर लिख सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल ये हो सकता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो हम ट्रू एंड फॉल्स को इसमें डाल सकते हैं। वैसे देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, या तो ट्रू फॉल्स होता है, या यस नो होता है, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन हो गए, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इनमें से कौन सा फीचर है? जॉन डुई को याद करो, जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग को एम्फेसाइज किया था। अब आंसर देखो, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, कि आप जो है क्या करेंगे, प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक से ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन करेंगे, उनसे पढ़ाएंगे, या फिर आप बच्चों के अच्छे नंबरों पर फोकस करेंगे, या फिर आप बार बार टेस्ट एंड एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे, या फिर आपका क्लासरूम का टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल होगा। तो जहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्ड आ जाए वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हम जो है बच्चों को सरलता से सिखा रहे हैं, हम रिजिडिटी को फॉलो नहीं करते हैं ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक फीचर ये होता है जब टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट क्या हो, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर checks whether the question tests specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. तो यहाँ पर टीचर ने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर को तैयार किया। क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के बाद अब जो है टीचर ये चेक करना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में उन्होंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्या वो वाकई में उसी चीज़ को, उसी ऑब्जेक्टिव को मेजर कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए टीचर क्या करेंगे, क्या वो क्वेश्चन पेपर में ये देखेंगे कि सभी कंटेंट कवर होते हैं, या फिर क्वेश्चन की टाइपोलॉजी देखेंगे, या क्वेश्चन की रिलायबिलिटी देखेंगे, या क्वेश्चन की वैलिडिटी देखेंगे। सो आई एम श्योर आप ये दो जो ऑप्शन है इसको तो काट ही दोगे। अब आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है वैलिडिटी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वैलिडिटी इसका आंसर क्यों है। ठीक है, अब आपने ना सबसे पहले रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों का डिफरेंस जानना है। देखो, रिलायबिलिटी जो होता है ना, रिलायबिलिटी से आप क्या मेजर करते हो, कंसिस्टेंसी, कि लगातार एक जैसा रिजल्ट आए। वैलिडिटी में आप एक्यूरेसी को मेजर करते हो। ओके, अब दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब ये विश्वसनीयता। आप ये चेक करोगे कि भाई जो रिजल्ट अब की बार आया है, क्या अगली बार इन्हीं सेम क्वेश्चन से वही सेम रिजल्ट आएगा। जैसे कि एक बच्चे के 90% मार्क्स आए और उसको जब दोबारा सेम क्वेश्चन वाला टेस्ट दिया तो उसके नंबर आए 33%, तो दैट मीन्स क्वेश्चन रिलायबल नहीं है, क्वेश्चन पेपर की रिलायबिलिटी नहीं है। वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि जो आप चेक करना चाहते हो, जो आप मेजर करना चाहते हो, वो चीज़ वही मेजर करे। जैसे कि आपने एक टेस्ट प्रिपेयर किया, उस टेस्ट में जिसके हाई मार्क्स थे उसका परफॉर्मेंस भी हाई था, और जिसके लो मार्क्स थे उसका परफॉर्मेंस भी लो था। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आप टेस्ट की वैलिडिटी देख रहे हैं कि भाई अगर जिसके हाई मार्क्स आए तो उसका परफॉर्मेंस भी तो हाई है ना। तो आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, इस चीज़ के थ्रू आप ये चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कितना वैलिड है। आई बात समझ में। सो कहने का मतलब है यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं, वो टीचर वो चेक करना चाहते हैं जो उन्होंने सोचा है, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो आपने अपने मन में ऑब्जेक्टिव या मेजर बनाया, अगर आप उसी को चेक करना चाहते हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी और एक्यूरेसी। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखना चाहते हो, सेम रिजल्ट देखना चाहते हो, तो दैट मीन्स वो हो गई रिलायबिलिटी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकल पैडागोजी फर्मली बिलीव्स इन। क्रिटिकल पैडागोजी किस चीज पर बिलीफ रखता है, मतलब क्रिटिकल पैडागोजी का मतलब क्या है। तो ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि बच्चों की जो रीजनिंग पावर है, मतलब तर्क वितर्क की पावर को क्या किया जाता है, इसमें एनकरेज किया जाता है।
तो अब आपने बताना है इनमें से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। पहला ऑप्शन है द लर्नर नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली। क्या क्रिटिकल पेडागोजी ये कहता है कि बच्चों को इंडिपेंडेंटली रीजन नहीं करना चाहिए? ये गलत है। नेक्स्ट है वट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ द स्कूल इज इररेलेवेंट। क्या क्रिटिकल पेडागोजी ये कहता है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर सीखते हैं वो सब इररेलेवेंट है? ये भी गलत है। या फिर क्रिटिकल पेडागोजी ये कहता है कि बच्चों के जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो अनुभव हैं, जो परसेप्शंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर भी यही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जो टीचर है ही और शी शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। नो, अगर टीचर ही सेंटर में रहेगी तो फिर बच्चे का क्या? वो बच्चे तो पैसिव बैठे रहेंगे। तो सबसे बेस्ट इसका आंसर क्या है कि क्रिटिकल पेडागोजी का कहना ये है कि बच्चों के जो एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट किस प्रिंसिपल पर आधारित है? टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। कि एक टीचर को एक्सटर्नल एग्जामिनर के कंपैरिजन में अपने बच्चों की कैपेबिलिटीज़ पता होती हैं। बिल्कुल सही है। या फिर स्कूल बेस्ड असेसमेंट इस चीज़ पर निर्धारित है कि बच्चों को हर हालात में हाई ग्रेड लेकर आने हैं? नहीं। नेक्स्ट है schools are more efficient than external bodies of examination। ये भी नहीं कहता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। सो एसबीए में ये नहीं कहा जाता है कि स्कूल्स ही इंपॉर्टेंट और एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा गलत है। नेक्स्ट है असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। नहीं, एक्चुअली स्कूल बेस्ड असेसमेंट का कहना ये है कि जो टीचर होती है ना, दे नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। कि जो टीचर है वो अपने लर्नर्स की कैपेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड। क्लासरूम में आपको पता है क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। लर्नर्स जो हैं उनकी लर्निंग यूनिक होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कोई बहुत फास्ट लर्नर होगा तो कोई मॉडरेट लर्नर होगा तो कोई बिल्कुल स्लो लर्नर होगा। या फिर क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन है ना, आपको पता है, तो क्लासरूम में आपको ऐसे बच्चे देखने को मिलेंगे या तो उनको किसी न किसी तरीके का डिसऑर्डर होगा। सो कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इस टाइम पर टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखो, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल सही है जी। टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। एक सेकेंड टीचर को क्या ये ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। ओके, तो इसलिए उसको वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किए जाएं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाया जाए। बिल्कुल नहीं, क्लासरूम में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बार बार टेस्ट कंडक्ट कराएं। अगर बार बार टेस्ट कंडक्ट कराएंगे इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान थोड़ी ना रखा जाएगा। नेक्स्ट है या फिर यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग हो। अगर यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग हुई तो इसमें क्या होगा कि हम इंडिविजुअल या फिर यूनिकनेस का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। सो कहने का मतलब है कि क्लासरूम में यूनिक एंड वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक टीचर वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस अगर प्रोवाइड करेगी तो दैट मीन्स हर एक बच्चे का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, विकास का कौन सा इनमें से सिद्धांत है? अब ऑप्शन देखिए, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। बिल्कुल सही बात है कि हर एक का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। नो, ये गलत है क्योंकि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। इट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। नो, बल्कि डेवलपमेंट जो है क्या है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी कट गया। और आगे लिखा है ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जबकि ये भी गलत है। क्या होता है, हर एक जो प्रोसेस डेवलपमेंट का वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट कितने डोमेन में डिवाइडेड है?
ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक शॉर्ट्स में आप लोगों को समझाया हुआ है, मतलब जो यूट्यूब के शॉर्ट्स होते हैं, या पता नहीं एक छोटी सी वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखे है तो देख लो उसको एक बार थोड़ा सा। लेकिन देख लेते हैं चलो यहाँ पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है कितने डोमेन्स में डिवाइडेड है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशियोलॉजिकल। स्पिरिचुअल कभी नहीं होता है। साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव एंड सोशल। तो स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल जहाँ पर है वो वाला काट दो। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। यहाँ पर देखो साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, तो सोशल भी तो इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है। ओके, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, और इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की हुई है। जब मैंने सीडीपी की सीरीज़ को कंप्लीट कराया था उसके इनिशियल पार्ट में ही मैंने इसको अच्छे से पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेज अ टेक्स्ट एंड सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड होल्ड्स अ डिस्कशन विद हर स्टूडेंट। एक टीचर क्या करती हैं कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पिक्चर को टेक्स्ट से यूज करते हैं और उस पर डिस्कशन करती हैं। द स्टूडेंट लिंक द डिटेल्स विद द प्रायर नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज एंड लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि टीचर ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो पिक्चर है उस पर एक डिस्कशन किया और बच्चों ने अपनी प्रायर नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ लिंक किया, ठीक है, एंड फिर उन्होंने न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट को समझा। प्रीवियस नॉलेज का मतलब बच्चों को जितना फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में ज्ञान था उसको उन्होंने किसके साथ लिंक किया, अभी करंट नॉलेज के साथ जो उनको सीखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाना है क्लाइमेट का, क्लास में आते ही मैंने आपसे पूछा क्लाइमेट क्या होता है, सीजन क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट एंड सीजन इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पता है तो आप उसको क्लास में बताएंगे, तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को अभी इस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं एंड अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से बच्चों ने प्रीवियस नॉलेज को रिलेट किया, अभी जो ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं न्यूट्रिशन का उसके साथ। तो अब इस अप्रोच को आप क्या कहेंगे, यहां पर अप्रोच पूछा है, थियोरी नहीं पूछा, और यहां पर 3 जगह थियोरी के नाम दिए तो ये तीनों के नाम कट जाते हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो बच्चे यहां पर क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। अगर एक दादी बच्चे को उसकी माँ की गोद से उठाकर अपने पास लाती हैं और बच्चा रोने लगता है अपनी माँ से जैसे ही दूर होता है, तो बच्चा इस टाइम पर कौन सी एंजाइटी से सफ़र कर रहा है, सोशल, इमोशनल, स्ट्रेंजर या सेपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इमोशनल, क्योंकि बच्चा अपनी माँ से इमोशनली जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से आप इसको याद करें। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अपने नियम, अपने रूल रेगुलेशन खुद बनाना, या फिर बड़ों की रिस्पेक्ट करना, या फिर एनवायरनमेंट या सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट करना है एंड उसको अडेप्ट करना, या फिर सोशल नॉर्म्स को ऑलवेज फॉलो करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि जब आप सोशलाइजेशन को एजुकेशन के साथ जोड़ते हो तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना एंड उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। कि एक स्कूल में क्या हो रहा है कि हर बार सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए लड़कियों को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ग्लोबल ट्रेंड को, प्रैग्मेटिक अप्रोच को, या प्रोग्रेसिव, या फिर जेंडर बायसनेस को। तो ये हो गया जेंडर बायसनेस, क्योंकि यहाँ पर लड़कों का रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, लड़कियों को प्रिपेयर किया जा रहा है सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर बायसनेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Vygotsky emphasized the significance of the role played by
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, हेरेडिटी, मोरल, फिजिकल या फिर सोशल। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, बच्चे ज्ञान का निर्माण तो करते हैं बट मेजर रोल किसका होता है उसमें, सोशल का, सोसाइटी का, कि सोसाइटी में रहकर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वाइगोत्स्की की थियोरी को आप लोग पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ी है बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher makes use of variety of tasks to cater the different learning styles of her learners. She is influenced by, कि अब टीचर क्या करती हैं। सो बेसिकली जो टीचर है ना वो अलग अलग अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए, मतलब उनके लर्निंग स्टाइल को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के टास्क जो है उनको प्रोवाइड करती है। तो अब टीचर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है, कोलबर्ग, गार्डनर, वाइगोत्स्की, पियाजे। देखो वाइगोत्स्की तो सोशल को कहते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। पियाजे में कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अब रही बात कोलबर्ग एंड गार्डनर के बारे में, कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हो, आंसर क्या हुआ, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। और ये भी मैंने अच्छे से कंप्लीट करा रखी है, अगर नहीं देखी है तो देख लेना। देखो अभी ना ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज को ना हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। एक एक क्वेश्चन में अगर हम ज़्यादा घुस जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगी वीडियो को देखना। तो जो भी मैं सीडीपी की सीरीज में कराती हूँ उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर एमसीक्यूज इस तरीके से हम कंप्लीट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर नेवर गिव्स आंसर टू क्वेश्चन हरसेल्फ। एक शिक्षिका जो है अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती हैं, ठीक है। शी एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर, कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा लेकिन खुद आंसर देने के बजाय वो क्या करती हैं, वो बच्चों को जो है एनकरेज करती हैं कि वो आंसर दें, राइट। हैव ग्रुप डिस्कशन एंड अडॉप्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसके अलावा वो क्या करती हैं, तरह तरह के टास्क कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कभी डिस्कशन करा दिया, कोलैबोरेटिव लर्निंग करा दी। सो इस अप्रोच को आप क्या कहेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, सेटिंग अ गुड एग्जांपल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, रेडीनेस टू लर्न, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ टीचर क्या कर रही है, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट करा रही है। क्वेश्चन बोल दिया, फिर बच्चों को प्रॉम्प्ट करती है, बच्चों को टेम्प्ट करती है कि किस तरीके से वो आंसर बताएं। तो उसके लिए टीचर क्या करती है, तरह तरह के टास्क कंडक्ट करती है, जैसे डिस्कशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें बच्चे एक्टिवली एंगेज होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। अब टीचर रिलेटेड आपने बताना है, ठीक है, कि टीचर रिलेटेड कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। ऑप्शन देखिए, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज नहीं, नेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस नहीं, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। देखो अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी है तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाएंगे क्लास में, है ना, समझते हो कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थियोरी दी है, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, कि एक टीचर किस तरीके से बच्चों में मोरल वैल्यूज को इंस्टिल कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। रिलीजियस टीचिंग्स देकर नहीं, हम ये तो कराते भी नहीं हैं। रूल्स ऑफ बिहेवियर बताकर ये भी नहीं है। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज, या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट एक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। स्ट्रिक्ट एक्शन वैसे ही ऑलरेडी नेगेटिव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे डिस्कशन में मोरल इश्यूज के रिगार्डिंग। सो बच्चों का अगर डिस्कशन होता है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट बनकर सामने आता है। तो हम इसका आंसर क्या लगा कर आएंगे, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन क्लासरूम, कि जो यंग लर्नर्स हैं उनको ना एक दूसरे के साथ जो है बात करना, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब हमें सिखानी चाहिए क्लास में, है ना, ये सब एनकरेज करनी चाहिए क्लास में। अब क्यों करनी चाहिए, दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर समझ पाए इसलिए नहीं। नेक्स्ट है, द सिलेबस कैन कवर्ड क्विकली, कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, इस बात से तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चे सोशल स्किल सीख जाते हैं, है ना, ये बिल्कुल सही है। द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, नहीं, इसमें जो करेक्ट आंसर है, दे लर्न सोशल स्किल्स इन कोर्स ऑफ
स्टडी। तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सोशल स्किल्स सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, अगर एक डिसेबल्ड बच्चा है और वो स्कूल में आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, रेफर द चाइल्ड टू स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, नहीं टीचर ऐसा नहीं करेंगी, इंक्लूसिव एजुकेशन है। सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट, मतलब उस बच्चे को जो डिसेबल्ड है उसको दूसरों से अलग रखा जाएगा, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, तो डिस्कशन अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, नहीं टेस्ट नहीं लेना है। तो अब क्या करेगी टीचर, टीचर जो है वो बच्चे के पेरेंट को भी इन्वॉल्व करेगी, डिस्कशन करेगी अबाउट द कोलैबोरेटिव प्लान्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे's stages of cognitive development the sensory motor stage is associated with, अब देखो सेंसरी मोटर जो है वो कौन सी स्टेज होगी, अर्ली स्टेज है ना, तो अब उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। इमिटेशन, मेमोरी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, लॉजिक तो इस टाइम पर बच्चों का काम नहीं करता है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट, बच्चा इस टाइम पर इंटरप्रेट भी नहीं कर पाता है, एनालाइज भी नहीं कर पाता है। बच्चा जो है वो सोशल इश्यूज़ को लेकर भी इतना कंसर्न नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे में इतनी वो नहीं होती है, बच्चा भी छोटा है, सेंसरी मोटर स्टेज में अर्ली स्टेज है, तो इसलिए ऑप्शन वुड बी इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी किस चीज़ का रिजल्ट है, अपब्रिंगिंग या एजुकेशन का, या फिर हेरिडिटी एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का, या ओनली एनवायरनमेंट या फिर ओनली हेरिडिटी। मैंने आप लोगों को हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के टॉपिक में जब मैं चैप्टर आप लोगों को करा रही थी तभी मैंने इसका आंसर बताया था कि जब भी हेरिडिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और जहाँ पर इंटरेक्शन हो वो पॉजिटिव आंसर निकल कर आता है, क्योंकि ना तो हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट से, ना एनवायरनमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेरिडिटी से, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, इंडिविजुअल अटेंशन क्यों ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, कि बच्चे जो हैं वो हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं, या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब इट, कि भाई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर को ये बोला जाता है, या फिर इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर्स। यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन में तो हम बच्चों को डेवलप करने की बात करें तो यहाँ पर टीचर का रोल नहीं है ये कि भाई ये टीचर को बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये तो बिल्कुल बेतुका सा जो है ऑप्शन है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, बिल्कुल सही कि जो बच्चे हैं वो डिफरेंट रेट पर डेवलप करते हैं, लर्निंग स्टाइल यूनिक है, तो इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन भी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अगर साइंटिफिक मेथड के फर्स्ट स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप कौन सा होगा, वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये तो लास्ट में होता है तो ये बिल्कुल गलत है। प्रॉब्लम अवेयरनेस बिल्कुल सही है, अगर आपको किसी प्रॉब्लम की अवेयरनेस होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। कलेक्ट ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देखो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन प्रॉब्लम अवेयरनेस। अगर आप प्रॉब्लम अवेयरनेस होगी, आपको ये पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम किस तरीके की है, तभी तो आप जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अब याद करो। अब देखो कि इसका आंसर क्या होगा, एक्सपीरियंशियल, अफेक्टिव, स्पिरिचुअल या प्रोफेशनल। तो हमने क्या करा था उसमें, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, अफेक्टिव। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन अ चाइल्ड गेट बोर्ड वाइल डूइंग अ टास्क, एक बच्चा जो है काम करते करते बोर होने लग गया है, उबने लग गया है, ठीक है, तो ये किस चीज़ का साइन है, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव, कि भाई शायद जो हम बच्चों को करा रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए, या फिर चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंट, कि भाई बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर
द चाइल्ड इज़ नॉट केपेबल ऑफ लर्निंग, कि बच्चा जो है वो सीखने के योग्य नहीं है, या फिर द चाइल्ड नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकली रेपिटेटिव। क्या पता जो आप उसे कार्य दे रहे हैं वो बहुत बार रिपीट हो चुका और बच्चा इसलिए एक चीज़ से बोर हो गया हो। ओके, और यहाँ पर ये जो अदर है ना कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, केपेबल नहीं है, ये सब जो है नेगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ये तो आपने वैसे भी करेक्ट नहीं करने, है ना। एरर्स ऑफ लर्निंग ऑफन इंडिकेट, एरर्स ऑफ लर्निंग, ओके, ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ दे लर्न, कि वो कैसे सीखते हैं, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। एब्सेंस ऑफ लर्निंग भी गलत है। द नीड ऑफ मैकेनिकल ड्रिल एंड हाउ दे लर्न, इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, एरर ऑफ लर्निंग इंडिकेट हाउ दे लर्न, कि बच्चा जो है कैसे सीखता है। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट है सीडीपी का वो कंप्लीट होता है। कल वाली वीडियो में हम 2012 का जो पेपर 2 है उसमें जो सीडीपी का पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, दोनों का यूजर नेम मैंने यहाँ दिया हुआ है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, बाय बाय।